बेटा थ्योरी क्यों करा रहा हूं? क्योंकि कोई भी इतनी डिटेल में थ्योरी नहीं कराएगा, मैं करा रहा हूं कि मुझे आपको 80-90 नंबर दिलवाने हैं। चलो जी, हाँ, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए समझ लो ये टॉप क्लास का क्लास है। मतलब इतने तो पैक करके भी नहीं पढ़ पाएगा जितने डिटेल में पढ़ा रहा हूं यहाँ पे मैं। चलो, कोई भी किसी भी टीचर के पास देख लेना वीडियो, वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी करा देगा, हाँ भाई इसका कॉन्सेप्ट नहीं। अरे बेटा आप लोग फेल क्यों हुए? आपकी कमजोरी क्या थी? कि आपका बेसिक क्लियर नहीं था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। ऐसे तो कोई भी करा देगा, 4 क्वेश्चन कराया हो गया जी फास्ट ट्रैक बैच। अरे 4 क्वेश्चन से अगर बच्चा कॉन्सेप्ट सीख जाए तो बच्चा ही ना होता, फिर वो फेल क्यों होता बेचारा? नहीं, जो उसकी कमी है वो दूर ही नहीं करते टीचर। फास्ट ट्रैक के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है। दोस्तों चैप्टर का नाम है कोरिलेशन और रिग्रेशन। ये चैप्टर बेटा 6 मार्क्स का आता है। 6, अगर मैं बात करूं 4 to 6 मार्क्स की इसकी वेटेज है। 4 to 6 मार्क्स का ये आता है। सबसे पहले कॉपी में लिख लो 4 to 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, ठीक है। और जल्दी ही आपको मेरी फॉर्मूला विद कॉन्सेप्ट बुक आपको मिलेगी दोस्तों, जिसमें फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बुक मैं आपको दूंगा। ढंग से पढ़िएगा। जो मेरे बच्चे रेगुलर बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं उनको तो मिल ही मिलेगी, और जो बच्चा मुझसे लगातार यूट्यूब पे पढ़ता रहेगा, कमेंट करेगा, उसको भी वो फ्री मिलेगी पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। चलिए जी, कोरिलेशन और रिग्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का मतलब कि 4 से 6 नंबर का चैप्टर है। और अब आता है बेटा इसमें चैप्टर में 2 बातें। एक पहला वर्ड है कोरिलेशन क्या होता है, दूसरा वर्ड है रिग्रेशन क्या होता है। तो इसके अंदर 2 टॉपिक हमें कवर करने। पहला टॉपिक कवर करना है कोरिलेशन, दूसरा टॉपिक कवर करना है रिग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर कोरिलेशन क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जाननी चाहते हैं, कोरिलेशन क्या होता है। मेरे साथ साथ समझना, जब हम 2 वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन फाइंड करते हैं कि एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, उसे कहते हैं कोरिलेशन। जैसे कि आप लोग जब बचपन में छोटे थे तो आपके मार्क्स अच्छे आते थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए आपके मार्क्स कम होते चले गए। तो आपके मार्क्स और आपकी एज में एक रिलेशनशिप आ रहा है कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, कि एक में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ रहा है। तो कितना चेंज आ रहा है उसको ही मेजर करता है कोरिलेशन। क्या करता है? कोरिलेशन। जैसे कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा प्राइस और डिमांड में रिलेशन, कि भाई प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। वहां भी 2 वेरिएबल थे कि एक में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आया, उसका मेजरमेंट करता है कोरिलेशन। तो सारे बच्चे मेरे साथ साथ कोरिलेशन का डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। लिखिए सारे बच्चे कोरिलेशन क्या होता है। मेरे साथ साथ सारे बच्चे कोरिलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। सब बच्चे बेटा डिटेल में पढ़ाने वालों के कॉन्सेप्ट के साथ लिखिए। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिखिए। इट इज डिफाइंड as the measure of extent। बट इस एक्सटेंट वर्ड को अंडरलाइन करना, क्योंकि पेपर में एक्सटेंट वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है थ्योरी का। एक्सटेंट रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल। भाई कोरिलेशन ये बताता है कि 2 वेरिएबल में कितनी हद तक लिमिट मतलब रिलेशन है, कितनी हद तक रिलेशन है, एक्सटेंट है, कहां तक रिलेशनशिप है। तो एग्जाम में एक्सटेंट वर्ड से बनता है एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव थ्योरिकल क्वेश्चन बनता है एक्सटेंट से, कि 2 वेरिएबल में कितनी हद तक रिलेशनशिप है। एक्सटेंट तक, कहां तक, किस हद तक। कितना मैं उससे बहुत हद तक प्यार करता हूं, मेरा उसका रिलेशन बहुत हद तक है, तुम मेजर नहीं कर पाओगे। तो एक्सटेंट कितनी हद तक रिलेशनशिप है। सबसे पहले डेफिनेशन समझ में आई बेटा? हाँ सर आ गए, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बेटा डेफिनेशन समझने के बाद अब ये जो रिलेशन होता है बेटा, इसको हम मेजर किससे करते हैं?
लिखिए इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, स्मॉल आर। इसको हम लोग बेटा स्मॉल आर से शो करते हैं। किससे? स्मॉल आर से। कोई बच्चा कहेगा सर स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर रिलेशन को शो करने का एक मेजरमेंट है कि भाई हम इसको आर से शो करते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, लिखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हाँ भाई साहब, इसे क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। एक हद तक जो रिलेशनशिप होता है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? चलो, समझ में आ गया कि भाई साहब इसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं आर को। अगर पेपर में आर आ जाए इसका मतलब ये क्या बात कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात कर रहा है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूं, बिल्ड कर रहा हूं। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए करा रहा हूं बेटा। वार बैच फास्ट ट्रैक नाम है, लेकिन डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको मैं। ठीक है, चलो जी। अब बेटा इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है बेटा -1 to 1। मतलब जो रिलेशन होता है वो मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। -1 और 1 के बीच में इसका आंसर आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और आपका आंसर -1 से कम आ रहा है और 1 से ज्यादा आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन। मतलब इसकी जो रेंज है इसमें सकते हो -1 से बराबर या बड़ी और 1 से छोटी या छोटी 1 के बराबर। इसकी जो रेंज होती है वो ये होती है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है इसके बेटा। उसके बाद बेटा इट इज यूनिट, लिखिए इट इज यूनिट फ्री मेजर, इट इज यूनिट फ्री मेजर। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि सर क्या क्वेश्चन बन जाता है बताओ? ये यूनिट फ्री मेजर है क्या बेटा? यूनिट फ्री मेजर है ये, यूनिट फ्री मेजर। तो यहां पे यूनिट फ्री वर्ड को अंडरलाइन कर लो कि भाई साहब ये यूनिट फ्री मेजर है। मतलब यूनिट फ्री, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं उसका मेरा उसका रिलेशन 10 किलोग्राम का है, या मेरे पापा और मेरे अंदर मेरे आपस में जो रिलेशन है वो 200 रुपए का है। नहीं, इसका कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं होता। मतलब ये यूनिट फ्री होता है। इसकी आगे ना तो लीटर, ना तो किलोग्राम, ना रुपीस, कोई भी साइन नहीं आता, कोई भी मेजरमेंट नहीं आता, यूनिट नहीं आता। कि जैसे कि कपड़े को मीटर में मेजर करते हैं, मिल्क को लीटर में मेजर करते हैं, और आपका जो बहुत सारी चीजें चावल गेहूं को किलोग्राम में मेजर करते हैं। नहीं, तो रिलेशन को कभी भी किसी यूनिट में मेजर नहीं किया जाता। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा कि कोरिलेशन को कभी भी कोई से भी यूनिट में मेजर नहीं किया जा सकता? बात क्लियर हो गई बेटा? चलो जी, अब हम लोग और भी बातें करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे मैंने कुछ थ्योरी भी लिखी है। अब आप कहोगे सर थ्योरी क्यों बना रहे भाई साहब? थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं स्टैट्स में, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है मुझे आपका, जिससे तभी तो आप पूरे 80-90 नंबर लाओगे मैथ्स में, 100 भी ला सकते हो दोस्तों। देखो अगर मान लो R1 आता है, R1 आता है तो इसका मतलब क्या है? अगर रिलेशन 1 आता है तो उसका मतलब क्या है? इट मींस ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एज वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर इंक्रीज प्रोपोर्शनली। अगर मान लो एक वेरिएबल में 10% इंक्रीज हुआ तो दूसरे वेरिएबल में भी 10% इंक्रीज होगा, या फिर एक वेरिएबल में 10% डिक्रीज हुआ तो दूसरे वेरिएबल में भी 10% डिक्रीज होगा। मतलब जिस रेशियो में वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हैं या जिस रेशियो वेरिएबल डिक्रीज हो रहे हैं वो सेम रेशियो होना चाहिए, राइट? अगर मान लो x में 10% इंक्रीमेंट हुआ तो y में भी अगर 10% इंक्रीमेंट हुआ तो ऐसा जो रिलेशन आएगा वो आएगा R = 1,
इसे ही कहते हैं परफेक्टली कोरिलेशन। तो अगर एग्जाम में r इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, इट इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहोगे, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। बात समझ में आई। अब अगला पॉइंट आता है, इट इज यूनिफॉर्म, ये तो लिखवा दिया मैंने आपको। अब r इक्वल टू अगर -1 है बेटा, मतलब r की वैल्यू अगर -1 है तो कैसा रिलेशन है बेटा, मतलब वो कहता है जितने परसेंट अगर x वेरिएबल में 10% इंक्रीज आया तो y वेरिएबल में 10% डिक्रीज आना चाहिए। मतलब जिस रेशियो में x बढ़ रहा है उसी रेशियो में y घटना चाहिए। मतलब एक वेरिएबल बढ़े दूसरा वेरिएबल घटे उसी रेशियो में, तो उसे कहेंगे r इक्वल टू 1। मतलब ये है -1 मीन्स ए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। एज क्या लिखा हुआ है, एज वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर डिक्रीज प्रोपोर्शनली। मतलब उसी रेशियो में दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होना चाहिए। अगर x 10% से बढ़ रहा है तो y 10% से कम होना चाहिए। अगर सेम रेशियो में एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, इसे कहेंगे इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब r इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अगर मान लो तीसरा केस है, अगर r की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मतलब क्या है, द वेरिएबल डू नॉट हैव लीनियर रिलेशनशिप। मतलब एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगा उसका कोई अता पता नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक बच्चा कह रहा है कि सर इस बार मेरे एग्जाम में ना लॉ में इतने नंबर क्यों कम आए, क्योंकि मैंने क्या किया, जिस दिन एग्जाम था हमारे पड़ोस में कुत्ता मर गया, एक डॉगी मर गया पड़ोस में। अब मुझे बताओ उस डॉगी के मरने से उस बच्चे के एग्जाम का कोई रिलेशनशिप है या फिर मैं दूसरा एग्जाम आता है। एक बच्चा कह रहा है कि भाई जिसका सिर बड़ा होता है ना, बड़ा, उसके अंदर दिमाग ज्यादा होता है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब। या फिर जिसका पैर बड़ा होता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। ऐसा कोई रिलेशन सुना है कि जिसका पैर बड़ा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट। तो ऐसे जो वेरिएबल हैं इन्हें कहते हैं कोई रिलेशन ना होना। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पाया जाता। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। देखो बेटा पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट के साथ, और 2 क्लास में पूरा चैप्टर करा दूंगा विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से। क्या आपको ये समझ में आया बेटा। चलो क्या आपको समझ में आ गई थ्योरी। हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। बेटा थ्योरी क्यों करा रहा हूं, क्योंकि कोई भी इतने डिटेल में थ्योरी नहीं कराएगा, मैं करा रहा हूं कि मुझे आपको 80-90 नंबर दिलवाने हैं। चलो जी हाँ, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए समझ लो ये टॉप क्लास का क्लास है। मतलब इतने तो पैक करके भी नहीं पढ़ पाएगा जितने डिटेल में पढ़ा रहा हूं यहाँ पे मैं। चलो आगे बढ़ जाएं। एक बार थम्स अप कर दो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं बेटा। प्लीज एक बार थम्स अप कर दो, मुझे लगेगा कि हाँ समझ में आ गया, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बाइवेरिएट डेटा के बारे में। यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया बाइवेरिएट डेटा क्या होता है। बाइवेरिएट डेटा, देखो बाइवेरिएट डेटा क्या होता है इसको समझने की कोशिश करो बेटा। बाइवेरिएट डेटा, अगर मान लो हम कोई रिलेशन का पता कर रहे हैं, अगर हमने मान लो हम चाह रहे हैं कि भाई साहब एक बंदे के मैथ्स में मार्क्स और इको में मार्क्स का रिलेशन पता करना चाहते हैं। एक बंदे के मैथ्स के मार्क्स और इको के मार्क्स का रिलेशन पता करना चाहते हैं, तो हमें मैथ्स वो भी 2025 के, तो क्या हमें मैथ्स और इको के मार्क्स दोनों की कैलकुलेशन या दोनों की इंफॉर्मेशन एक साथ प्राप्त करनी चाहिए या अलग अलग टाइम है। मतलब मैथ्स के मार्क्स 2025 के और इको के मार्क्स 2022 के, क्या ऐसा कोई कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, बाइवेरिएट डेटा ये कहता है कि जिनके बीच में आप रिलेशन निकाल रहे हो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक साथ कलेक्ट करनी पड़ेगी साइमल्टेनियसली। मतलब उन दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट कीजिए, एक ही ईयर की इंफॉर्मेशन लीजिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो बाइवेरिएट डेटा कहता है कि भाई साहब जो डेटा हमें एक साथ एक ही टाइम पे कलेक्ट किए जाते हैं, जिनके बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं, उन दोनों वेरिएबल को अगर हम एक साथ उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड बाइवेरिएट डेटा। इट इज कॉल्ड बाइवेरिएट डेटा।
क्या आपको बाइवेरिएट डेटा समझ में आ गया? जहां पे लिखा है कि दोनों वेरिएबल की इंफॉर्मेशन एक साथ कलेक्ट की जाती है। क्या लिखा है? व्हेन डेटा आर कलेक्टेड ऑन टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली, यहां पे वर्ड आया है साइमल्टेनियसली, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। जहां पर दो वेरिएबल की इंफॉर्मेशन एक साथ कलेक्ट की जाती है, इट इज कॉल्ड साइमल्टेनियसली, और वो डेटा कहलाता है बाइवेरिएट डेटा। क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन अगर आप एक साथ कलेक्ट नहीं करते तो उनके बीच में रिलेशन नहीं निकल सकता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बाइवेरिएट डेटा क्या होता है? राइट, जहां पर दो डेटा की इंफॉर्मेशन एक साथ ली जाती है, इट्स कॉल्ड बाइवेरिएट डेटा। ठीक है, अब आता है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी के बारे में। क्या है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? वी कैन ऑब्टेन टू टाइप्स ऑफ यूनिवाइरेट डिस्ट्रीब्यूशन विच नाउ एज। यहां पे बेटा ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। पहला है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हम कहते हैं कि मान लो एक्स के जो मार्क्स हैं वो 10, मतलब एक क्लास के बच्चों के मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं 10, किसी के 20 या 30, तो हम देखें कितने बच्चों के 10 नंबर है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, वो कहलाती है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी, कि कितने बच्चों के 10-10 नंबर आए हैं। चलिए, ये दो तरह का होता है, मार्जिनल और कंडीशनल। अब मार्जिनल और कंडीशनल के बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई साहब, पेपर में यहीं से क्वेश्चन छप जाएगा, डिट्टो कह रहा है फॉर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग P प्लस Q क्लासिफिकेशन टोटल नंबर ऑफ सेल्स। देखिए आप लोगों ने एक्सेल पढ़ा होगा, एक्सेल में ये होती है रो और ये होते हैं कॉलम। ठीक है, ये रो को मानते हैं P और कॉलम को मानते हैं Q, और ये जो बीच में है बेटा, जो बीच में ये सारा ये जो है, ये कहलाता है सेल्स। क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। तो ये एक रेक्टेंगल सा बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? P इंटू Q होता है। इसका मतलब जो सेल्स की वैल्यू होती है, अगर रो और कॉलम की एक टेबल दिया हो, रो और कॉलम की टेबल से जो सेल्स निकाले आते हैं वो निकाले आते हैं P इंटू Q, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको पता है अगर मान लो इसकी ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो सेल्स की वैल्यू होती है P इंटू Q। क्या होती है? P। तो ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज रट लेना, पेपर में आता है कि P प्लस Q क्लासिफिकेशन है, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं? PQ। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं? P इंटू Q। अब बच्चा ये जो फाइल है आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, टेंशन मत लेना कि मन में कहो सर ये फाइल कहां से मिलेगी, मैं सबका जवाब दूंगा, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। राइट, चलो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब बस पढ़ना, अली सर आपके साथ जी जान लगा के मेहनत करेंगे। बस इतना प्रॉमिस चाहता हूं कि सर आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, पूरी मेहनत करेंगे दोस्तों। मुझे बस इतना प्यार चाहिए कि भाई साहब आपको जी जान से पढ़ाऊंगा, अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और आपका रिजल्ट बना दूंगा। सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में भी जीरो। कह रहा है जो सेल्स होती है, ये जो कॉलम है, इसमें को अगर कोई भी डेटा ना हो तो जीरो होती है। सेल्स हमेशा जीरो होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती। सेल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, केवल जीरो होती है। मतलब इसमें कोई डाटा नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें डेटा ना होकर के माइनस में, सेल्स कभी माइनस में नहीं होती, जीरो होती है सेल्स। आगे P इंटू Q, ये कॉलम P इंटू Q बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में आता है कि P इंटू Q की एक टेबल दी हुई है, उसके अंदर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है। अरे भाई साहब इसमें रो और कॉलम होते हैं तो दो को ही कहते हैं, एक रो होता है एक कॉलम होता है, उसको टू कहते हैं। एक रो हो गया एक कॉलम तो टू होते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टू होते हैं बस। P इंटू Q क्लासिफिकेशन बाइवेरिएट डेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो रो और कॉलम को अगर ऐड कर लो, रो और कॉलम को ऐड करो तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है रो और कॉलम को ऐड करके। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? बस ये थी सारी थोड़ी सी थ्योरी जो मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करा दी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया। अब मैं कराने वाला हूं कि कोरिलेशन को मेजर करने के कौन कौन से मेथड है प्रैक्टिकल।
जानते हो मैंने जो थ्योरी कराई है ना, यहां से एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आने वाला है, 100% एग्जाम में आने वाला है। आपको थ्योरी का झंझट ही खत्म कर दिया अली सर ने, एक एक डिटेल में पढ़ा के। चलो, क्या आपको बेटा मजा आ रहा है? एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो हम आगे कॉन्सेप्ट पे तब बढ़ेंगे जब आप मुझे थम्स अप कर दोगे। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है हर किसी को? अब हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। कॉपी में लिखिए, सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे मेरे साथ साथ। मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन, कि कोरिलेशन को मेजर करने के कौन कौन से मेथड हैं, सारे बच्चे कॉपी में मेरे साथ साथ लिखेंगे और पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड है कोरिलेशन को मेजर करने के। चलो जी, सबसे पहला मेथड है बेटा स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम, इसके बारे में लिखेंगे भी और हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है? सारे बच्चे देखो, स्कैटर डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे बेटा। स्कैटर डायग्राम क्या होता है सुनिए। जब हम कोई रिलेशन एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दिखाते हैं डायग्राम के द्वारा, डायग्राम के द्वारा किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन हम डायग्राम के द्वारा शो करते हैं तो उसे स्कैटर डायग्राम कहा जाता है। आप अगर नोटिस करो, इकोनॉमिक्स के अंदर आपने लॉ ऑफ डिमांड सीखा होगा। लॉ ऑफ डिमांड में आपने डिमांड कर्व बनाया होगा, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन डिमांड ग्राफ से दिखाया था। लॉ ऑफ सप्लाई में आपने प्राइस और सप्लाई का रिलेशन डायग्राम दिखाया था। तो मतलब वहां भी आपने रिलेशन शो किया। वो जो डायग्राम आपने इकोनॉमिक्स में बनाया बेटा, वही तो स्कैटर डायग्राम है, कि आपने उनके रिलेशन को एक डायग्राम से शो कर दिया। दैट इज स्कैटर डायग्राम। कौन सी बड़ी बात है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्कैटर डायग्राम इज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जब हम दो वेरिएबल के रिलेशन को एक ग्राफ के द्वारा शो करते हैं उसे स्कैटर डायग्राम देते हैं। इट इज शो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट ऑन टू डायमेंशनल ग्राफ। टू डायमेंशनल का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है टू डायमेंशनल, जिसमें एक्स वाई जेड है वो थ्री डायमेंशनल कहलाता है। विथ ईच पॉइंट रिप्रेजेंटेड पेयर ऑफ वैल्यू, जहां पे एक्स और वाई दोनों का पेयर बना के एक रिलेशन कहते हैं। मान लो डिमांड की बात करें तो आप प्राइस लिखते थे, यहां पे क्वांटिटी लिखते थे, याद है? लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस 10 रुपए, क्वांटिटी 20 है। प्राइस 20 हो गया, क्वांटिटी कम हो गई, तो यहां पे 2 पॉइंट नहीं हो गए, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को मिला के ही तो डायग्राम बनता था बाबू। तो वो यही तो कह रहा है कि जहां पे पेयर ऑफ वैल्यूज होती थी, कि प्राइस ले लिया 10, क्वांटिटी ले 20, इससे डायग्राम बना दिया, यही होता है स्कैटर डायग्राम। दिस प्लॉट हेल्प विजुअलाइज द टाइप, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। ये बताता है कि भाई साहब आपका जो ग्राफ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, और कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव। तो स्कैटर डायग्राम कुछ नहीं होता, सिंपल सी डेफिनेशन है। जब हम दो वेरिएबल को उनके रिलेशन को एक ग्राफ के द्वारा शो करते हैं, इट इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। इट इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम कितने टाइप का होता है, चलो भाई साहब मैं समझाता हूं आपको बहुत अच्छे से, सुन लो, एक एक करके डायग्राम बना लेना कॉपी में। पहला केस है, मान लो यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और आपके जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो ऊपर से नीचे आ रहे ना, ऊपर से नीचे, तो ऐसे में जो आर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। क्या होगा? नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। आर नेगेटिव होगा। अगर मान लो आपका ग्राफ इस तरह से बन रहा है, मतलब मैं अगर ऐसे पॉइंट ऊपर को ले जाता हूं, ऐसे ऐसे कोई भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहां पे आर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। क्यों? याद है ना, ये डिमांड कर्व होता है, ये सप्लाई कर्व होता है, बताने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट आदमी हो आप लोग। और अगर मान लो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो यहां पे आर होता है -1, इसे कहते हैं परफेक्टली नेगेटिव रिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव। और यहां पे होता है, अगर मान लो बिल्कुल ऐसा हो, R = 1, इसे कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है बेटा, इसे कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन। अब मान लो डायग्राम ऐसा हो कि भाई पता ही नहीं चल रहा
कि भाई साहब कहां जा रहे, गोल 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 घूमे जा रहा है। मतलब ना एक्स की डायरेक्शन बदल रही है ना वाई की डायरेक्शन बदल रही है। जब दोनों की डायरेक्शन पता ही नहीं चल रही तो यहां पे क्या होगा, आर इक्वल टू 0, मतलब रिलेशन 0 हो जाएगा। और अगर बेटा मान लो इस तरह से डायग्राम हो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, याद ना बिजनेस साइकिल के अंदर कुछ ऐसा होता था ना, ऐसे बूम ऐसे ऐसे, याद है ना आपको। तो यहां पे जब इस तरह का डायग्राम है जहां पे ये पता ही नहीं चल रहा कि कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, दोनों डायरेक्शन हो रही है, तो वहां भी रिलेशन नहीं पता चलता, उसे कहते हैं आर इक्वल टू 0। तो ये 6 डायग्राम थे कि आर नेगेटिव होगा, आर पॉजिटिव होगा, आर -1 होगा, आर 1 होगा और आर बराबर। इसे बेटा इस डायग्राम को कर्व लीनियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्व लीनियर। कर्व लीनियर, कर्व लीनियर। मैंने सारे डायग्राम बना रखे हैं, चिंता मत करो परफेक्ट तरीके से, बट कॉपी में नोट करते जाओ, आपको परफेक्ट करना है। मेरा खाइए कसम, आपको मई में पास कराता रहूंगा। बस मुझसे आपसे कहें कि इस वीडियो को इतना फैला दो कि बेटा मैं भी थोड़ा सा बच्चों से कनेक्ट हो जाओ और उन्हें और ज्यादा सर्विस दे सकूं, और जितने भी बेचारे बच्चे मैथ्स की वजह से फेल हो रहे हैं वो पास हो जाएं। बस ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, और तुम्हारा प्यार इतना मिले कि मेरा भी यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए और मुझे भी हेल्प मिले अपना चैनल ग्रो करने में। बस यही चाहिए मुझे, और कुछ चाहिए बेटा। आर इक्वल टू 0, अगर आपने ये सब किया तो इंटर में भी कॉस्टिंग फ्री है भाई साहब। इंटर में तो 2 पेपर है मेरे, कॉस्ट और रेफरेंस, 2 पेपर पढ़ाता हूं इंटर में तुम्हें। चलो समझ में आया बेटा? क्या ये रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये देखो स्कैटर डायग्राम में पहला था शोइंग पॉजिटिव कोरिलेशन, शोइंग परफेक्टली पॉजिटिव। देखो ऐसे परफेक्टली यहां पे r इक्वल टू 1 है, बिल्कुल सीधा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए ये नीचे को आ रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन हो गया, और यहां बिल्कुल सीधा आ रहा है तो r इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है बेटा। और यहां पे देखो मैंने बताया था कि भाई साहब गोल गोल घूम रहा था तो r इक्वल टू 0, कोई रिलेशन ही नहीं है उसके बीच में। और ये था बेटा यहां भी r इक्वल टू 0, इसे कहते हैं कर्व लीनियर कोरिलेशन। मैंने बोला ना कर्व लीनियर कोरिलेशन। अब बेटा हमने डायग्राम तो पढ़ लिए, हर टीचर डायग्राम पढ़ा देता है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं थ्योरी में एग्जाम में, वो मैं आपके लिए बिल्कुल समराइज नोट में बना के लाया हूं। और सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी बुक में, वो सारे मैं कवर करने वाला हूं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। क्या आपको मजा आ रहा है बेटा? एक बार यस करो। स्कैटर डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब हम 2 वेरिएबल का रिलेशन दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इट इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। इट इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। चलिए आगे समझो बेटा। MWF और TTS दोनों दिन अटेंड कर लो, आपका मैथ्स यूं ही निकल जाएगा, घर पे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। चलिए अब आ जाइए बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर ये समझ में आ गया हो कि सर कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कब आए हुए हैं। इससे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मतलब स्कैटर डायग्राम से रिलेटेड जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चन है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कितने आए हुए बेटा, ठीक है। चलो अब आइए पहला क्वेश्चन। देखो कोई भी इतनी डिटेल में इतने कॉन्सेप्ट के साथ नहीं कराने वाला, ये अली सर है। कोई भी किसी भी टीचर के पास देख लेना वीडियो, वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी करा देगा, हाँ भाई इसका कॉन्सेप्ट नहीं। अरे बेटा आप लोग फेल क्यों हुए? आपकी कमजोरी क्या थी कि आपका बेसिक क्लियर नहीं था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। ऐसे तो कोई भी करा देगा, 4 क्वेश्चन कराए हो गए जी फास्ट ट्रैक बैच। अरे 4 क्वेश्चन से अगर बच्चा कॉन्सेप्ट सीख जाए तो बच्चा ही ना होता, फिर वो फेल क्यों होता बेचारा? नहीं, जो उसकी कमी है वो दूर ही नहीं करते टीचर। फास्ट ट्रैक के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है। अरे फास्ट ट्रैक मतलब डिटेल में तो पढ़ाओ, बच्चे को कोर्स तो कराओ। आपने 4 क्वेश्चन कराया, मैं एक 1 शॉट वीडियो में सारा करा दूंगा। अरे 1 शॉट वीडियो में कैसे करा देगा मेरे भाई? वो फेल क्यों होता अगर उसे आता तो? चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 शॉट वीडियो लाऊंगा, पहले एक चैप्टर करा दूंगा, जैसे मान लो TVM पूरा करा दिया, फिर उसका लाऊंगा 1 घंटे 1.5 घंटे का 1 शॉट वीडियो। तो आपको दोनों, एक कोर्स भी हो गया, एक 1 शॉट भी हो गया। कितना कुछ करने वाला हूं आपके साथ। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। चलो ध्यान से देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अगर सबको दिख रहा है, डिस्प्ले में सही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो अब दिख रहा होगा। When the correlation coefficient R is equal to 1, अगर R की वैल्यू 1 है
ऑल द पॉइंट इन ए स्कैटर डायग्राम वुड बी। तो बताओ r इक्वल टू 1 कब होता है बेटा? ये होता है r इक्वल टू 1 होता है ना बेटा। अब इसमें सारे पॉइंट क्या आ रहे हैं, ये आपको बताओ नीचे से ऊपर जा रहे हैं भाई, लोअर लेफ्ट, लोअर से जा रहे हैं कहां? अपर को जा रहे हैं सारे पॉइंट, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑन ए स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम द लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। देखो ना r इक्वल टू 1, तो नीचे से ऊपर जा रहा है ना ऐसे डायग्राम बनता भाई। आपने सप्लाई कर नहीं बनाया ऐसे ऐसे ऐसे, तो नीचे से ऊपर, इसे कहते हैं लोअर लेफ्ट, क्योंकि आपका लेफ्ट से ऊपर जा रहा है, अपर राइट, राइट की तरफ जा रहा है, तो इसे कहेंगे लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने भाई साहब, 6 नंबर है, 6 के 6 दिला के छोड़ूंगा आपको, आपका बोनस है ये आगे। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ क्लेम दे हैव टू पे देयर इज। भाई इंश्योरेंस कंपनी है, ये बताना उसके प्रॉफिट और नंबर ऑफ क्लेम में कैसा रिलेशन है। मान लो आपकी एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपको प्रॉफिट कब होगा? जब कस्टमर अपना इंस्टॉलमेंट भरता रहे और उसका कोई क्लेम ना ले, मतलब जितने ज्यादा क्लेम कम लेगा कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। कोई क्लेम लेने नहीं आया, बस वो किस्तें भरे जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट की, प्रीमियम पे करे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। मतलब प्रॉफिट और नंबर ऑफ क्लेम में क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन। क्या हो गया? इनवर्स। क्योंकि भाई साहब किसी कंपनी का प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब कोई भी इंसान जिसने इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योरेंस का पैसा ना ले, मतलब ना तो मरे कुछ ना हो, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो उसने 2 इंस्टॉलमेंट दिए, वो मर जाए, तो बेचारी कंपनी को पूरे पैसे देने पड़ेंगे, भले उसने 2 इंस्टॉलमेंट है। तो जितने ज्यादा क्लेम लेगी कंपनी, क्लेम होगा, उतना प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट और क्लेम में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है प्रॉफिट और क्लेम के अंदर। तो इसका आंसर आ गया नेगेटिव। चलो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। अगर मान लो गर्मी आ जाए तो आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा कम आएगा? सर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मतलब बिजली का बिल उतना ज्यादा आएगा। सिंपल सी बात है ना, गर्मी ज्यादा बिजली का बिल ज्यादा, गर्मी कम बिजली का बिल कम। दिल्ली वालों की बात करो, सर्दियों में बिजली का बिल नहीं आता दिल्ली वालों का, क्योंकि गर्मी नहीं है तो बिजली का बिल भी नहीं आ रहा। तो गर्मी बढ़ने से बिल बढ़ रहा है, कैसा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन। गर्मी कम होने से बिल कम हो रहा है, कैसा रिलेशन? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। गर्मी बढ़ी बिजली का बिल बढ़ा, गर्मी कम बिजली का बिल कम, मतलब सेम डायरेक्शन। जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जाते हैं उसे कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन। तो आंसर आएगा इसका पॉजिटिव। देखो ये जून 2017 में आया था, ये दिसंबर 2015 में आया है। चलो आगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, क्या बताया था? बताओ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका क्या डिपेंडेंट होता नहीं होता? भाई साहब कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑफ द यूनिट। एक के ऊपर दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है भाई, इसका मतलब है कि एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड होता है। तो डिपेंडेंट होता है क्योंकि एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगा उसका पता करते हैं, इसलिए डिपेंडेंट कहते हैं इसको। चलो आगे, इन केस ऑफ स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटो होता है कार या गाड़ी की, बाइक की स्पीड की बात करो, बाइक की बात करो, एंड द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। मान लो आप बाइक चला रहे हो और आपको यहां से लेके जाना है अपने कहीं भी एग्जाम सेंटर फॉर एग्जांपल, और ट्रैफिक जाम हो जाए, बार बार आपको बाइक का ब्रेक मारना पड़ रहा है, मतलब स्पीड आपकी बाइक की कम होती जा रही है, ठीक है, ब्रेक मारना पड़ रहा है। तो क्या होगा? जितने ज्यादा ब्रेक मारोगे उतने ज्यादा आपका दूरी बहुत लगेगी। अबे यार बार बार गाड़ी रुक जा रही है, कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे, ऐसा लगेगा भाई साहब 10 किलोमीटर भी लगेगा 100 किलोमीटर की बराबर।
तो जितने ज्यादा बाइक के ब्रेक मारोगे डिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितने ज्यादा बाइक के ब्रेक मारोगे डिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। मतलब कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। आंसर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। आगे बढ़ो, आगे। इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन ए स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बताओ ये वाला डायग्राम कौन सा होता है? अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो भाई ये क्या होता है? आर इक्वल टू नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। देखो कब आया था? नवंबर 2020 में आया हुआ है। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पोरियस कोरिलेशन? स्पोरियस कोरिलेशन होता है भाई साहब, स्पोरियस का मतलब होता है जो सगा रिलेशन, जहां पर बेटा फॉर्मेलिटी नहीं की जाती है, नो कैजुअल रिलेशन, जहां पे कहते हैं जैसे मान लो आप और मैं एक सगे दोस्त हैं, आप और मैं बचपन के दगड़ियां हैं, क्या हमारे बीच में कोई फॉर्मेलिटी की जाएगी? कोई कैजुअल बात की जाएगी? नहीं यार छोड़ ना यार, दोनों सगे हैं। फॉर्मेलिटी कहां होती है? जहां हम किसी को जानते नहीं है, आप करके आप कैसे हो, वो कैसा है, आप करके। तो जहां फॉर्मेलिटी की जाती है वो स्पोरियस नहीं है, जहां होता है नो कैजुअल रिलेशन, जहां कैजुअलिटी नहीं होती वही होता है स्पोरियस कोरिलेशन। जहां कैजुअलिटी नहीं होती, जहां पर आप ना फॉर्मेलिटी नहीं करते, वो कहलाता है कैजुअल रिलेशन। तो इसका आंसर आएगा कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशन। ये भी एग्जाम में आया हुआ 4-5 बार, तो कृपया करके मेरे को सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है इसको अच्छे से करें। देखो मैं सारे थ्योरी के क्वेश्चन इस टॉपिक से करवा दिया आपको। अब आजिए अगला, आगे अगला क्वेश्चन है बेटा, स्कैटर डायग्राम डज नॉट हेल्प अस। स्कैटर डायग्राम हमारी हेल्प नहीं करते। किस में हेल्प नहीं करते? चलो जी पढ़ते हैं कि करके। फाइंड द टाइप ऑफ कोरिलेशन। सर कोरिलेशन का टाइप बताते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव, पक्का बताते हैं डायग्राम। आइडेंटिफाई वेदर वेरिएबल कोरिलेटेड और नॉट, हाँ ये भी बताते हैं कि वेरिएबल रिलेटेड है या नहीं है, ये भी बताते हैं। डिटरमाइन लीनियर है या नॉन लीनियर, ये भी बताते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताते, जो स्कैटर डायग्राम वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताता। अब बच्चा बोलेगा सर आप बोल रहे थे कि -1 तो शो करता है, 1 शो करता है। हाँ भाई साहब, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो बताता है स्कैटर डायग्राम, लेकिन जो और भी आंसर आता है -1 से कम और 1 से कम और -1 से बड़ा, तो वो तो रिलेशन कहीं भी शो नहीं होता ना। मतलब -0.2, -0.4 या 0.2 या 0. इस तरह की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू स्कैटर डायग्राम शो नहीं करता। तो बस ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू शो करता है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को शो नहीं करता। क्या? स्कैटर डायग्राम। चलो आगे बढ़ जाइए भाई साहब, सारे क्वेश्चन रख दिए मैंने चीड़ फाड़ करके आपके लिए, जितने भी थ्योरी क्वेश्चन बनते थे भाई सारे कर दिए आपको। इफ द डेटा पॉइंट XY सीरीज आर स्कैटर डायग्राम along with straight line that goes downward as x value from left to right, left to right, left to right, मतलब ऐसे वाला। भाई लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये वाला क्या होता है? पॉजिटिव डायग्राम होता है। और क्या होता है? ये पॉजिटिव क्या होता है? इम्परफेक्ट। वो भी क्या होता है? बस ये नहीं कहा कि r इक्वल टू 1 है, अगर r इक्वल टू 1 होता तो परफेक्ट होता। अब r इक्वल टू 1 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो उसे कहेंगे इम्परफेक्ट डायरेक्ट रिलेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। उसने कहा जो रिलेशन है वो लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, बट ये तो नहीं कहा परफेक्टली लेफ्ट टू राइट है। अगर परफेक्टली कहता तो परफेक्टली वाला आता, इसने परफेक्टली नहीं कहा, इसने कहा भाई साहब रिलेशन है। बस ये कहा कि x के कारण y भी बढ़ रहा है, तो x के कारण y बढ़ रहा है, मतलब इम्परफेक्ट डायरेक्ट रिलेशन। चलो अब आगे आ जाइए, 10वां क्वेश्चन। बस 2 बचे, फिर स्कैटर पूरी तरह से खत्म, फिर अगला कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा। भाई साहब बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत टाइम पड़ा है। इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन ए स्कैटर डायग्राम
लाइव फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, ऐसे लोअर लेफ्ट टू ऐसे ऐसे ऐसे, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। मतलब ये डायग्राम किसका होता है भाई साहब? आर इक्वल टू पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला देखो, सितंबर 2024 में क्वेश्चन रिपीट मार गया जो हमने इंश्योरेंस कंपनी वाला किया था। इन केस ऑफ इंश्योरेंस प्रॉफिट नंबर ऑफ क्लेम दे हैव टू पे। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट मार गया, तो इसके लिए क्वेश्चन रिपीट मारते हैं आपके, ये आपको पता लग गया, क्वेश्चन रिपीट मारते हैं। कह रहा है बताओ, मैंने कहा था क्या होता है नेगेटिव रिलेशनशिप, कि जितना ज्यादा आपके क्लेम होंगे प्रॉफिट उतना कम होगा, और जितने कम क्लेम होंगे प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो इसे कहते हैं क्या? नेगेटिव कोरिलेशन। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 1 से लेके 11 क्वेश्चन थे स्कैटर डायग्राम से रिलेटेड, सारे थ्योरी के क्वेश्चन मैंने कवर अप कर दिए। अब मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन में 11 के 11 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट स्कैटर डायग्राम का समझ में आया? बेटा आ गया तो बताइए, स्कैटर डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बताइए, बोलो बेटा स्कैटर डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बताइए, जल्दी से मुझे थम्स अप कीजिए। फिर मैं ये वाला मेथड खत्म हो गया हमारा, फिर हम अगले मेथड की तरफ जाएंगे। ये परफेक्ट तरीके से हमारा मेथड खत्म हो गया है, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। देखो पहले क्या था, टीचर 4 डायग्राम बना, चलो भाई आगे बढ़े। मैं बेटा हर एक चीज आपको बता के चल रहा हूं कि क्या करना है, कौन सी चीजें करनी है, बस चलो बताइए। कोई दिक्कत किसी को? 9 क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लो बेटा। वो कह रहा है कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल में चेंज आया। कह रहा है एक्स की वजह से वाई भी पॉजिटिव चेंज हुआ, बट कितना चेंज हुआ हमें नहीं पता। ठीक है, ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों बढ़े, तो ये हो गया बेटा पॉजिटिव रिलेशन, वो भी इम्परफेक्ट। बढ़े लेकिन उतना नहीं बढ़े, उसने कहा बढ़े लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़े, लेकिन along a straight line that goes down x value move from left, x के कारण y तो बढ़ा लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ा, जितना परफेक्टली नहीं बढ़ा, तो इम्परफेक्टली बढ़ा, मतलब उस रेशियो में नहीं बढ़ा। जिस रेशियो में x बढ़ा उस रेशियो में y नहीं बढ़ा, इसलिए इम्परफेक्ट कहते हैं इसको। चलिए ये हो गया बेटा, क्या आप बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर? अगले क्वेश्चन में चल जाए बेटा। आजिए अगला मेथड है बेटा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। यहां से बेटा मैंने फॉर्मूले भी बनाए, बड़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाई आपके लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया से। सबसे पहले स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कहां पे यूज होता है और इसे हम कैसे शो करते हैं? देखो भाई साहब, स्मॉल आर और कैपिटल आर से इसको लिखते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, ये कहां पे होता है? जब हम दो क्वालिटी कैरेक्टर के बारे में रिलेशनशिप निकालते हैं। कैसा क्वालिटी कैरेक्टर? एक काला है, एक गोरा है, एक ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया है, ये मेल है या फीमेल है, ये ज्यादा सुंदर, ये कम सुंदर। जहां पे एट्रीब्यूट्स की बात की जाती है, एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी कैरेक्टर, मेल फीमेल, गोरा काला, ऐसे रिलेशन जब हम यहां निकालते हैं, ये ज्यादा इंटेलिजेंट, ये कम इंटेलिजेंट, तो वहां पे बेटा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज किया जाता है। देखो क्या लिखा है, व्हेन वी नीडेड फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू क्वालिटी कैरेक्टर। टू क्वालिटी कैरेक्टर, तो क्वालिटी वाले को अंडरलाइन कर लेना, क्वालिटी कैरेक्टर्स से ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, वी टेक रिकॉर्ड यूजिंग रैंक कोरिलेशन coefficient. Rank coefficient can also be applied in the find the level of agreement or disagreement between two judges. अगर मान लो जहां पे जज रैंक करते हैं कि भाई साहब, जब आपने कहा ब्यूटी कोएफिशिएंट होता है, ये मिस वर्ल्ड बन गई, ये मिस्टर इंडिया बन गया, वहां पर भी रैंक कोरिलेशन यूज किया जाता है। क्या ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? और रैंक कोरिलेशन को किससे लिखते हैं? स्मॉल आर और कैपिटल आर से रैंक कोरिलेशन लिखा जाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई, पहला केस है व्हेन सिंगल रैंक गिवन, मतलब अगर मान लो हर एक नंबर एक ही बार आ रहा है, उसे कहते हैं व्हेन सिंगल रैंक गिवन।
और जहां पे एक नंबर 2 या 2 से ज्यादा बार आता है उसे कहते हैं 2 और मोर सेम रैंक। तो पहला है व्हेन सिंगल रैंक और व्हेन 2 रैंक। तो दोनों के फॉर्मूले यहां लिख लो, मैंने दोनों के फॉर्मूले यहां लिखे हुए हैं, 1 - 6। अब डबल रैंक वाला तो पेपर में आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला जरूर पूछ लेता है इसका। तो कृपया करके फॉर्मूला आप लोग इसका याद कर ले, रट्टा मार ले, जो भी कर ले। वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं आता इसका न्यूमेरिकल। रैंक जिसका सिंपल है वही बात है, सिंगल रैंक वाला एग्जाम में आता है। लेकिन फिलहाल ICAI को भरोसा नहीं है, इसलिए मैं कराऊंगा दोनों कॉन्सेप्ट। लेकिन ये फैक्ट बता दूं मैं आपको, नॉन मैथ्स वाले बच्चे टेंशन ना ले, सिंगल रैंक वाला करें, डबल रैंक वाला ना ही आता है, बस केवल फॉर्मूला आता है इसका याद करने के लिए। तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। चलो जी, अब यहां पे मिल जाएगी आपको PDF, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर्मूला देख लिया आप लोगों ने। अब बेटा, अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये रहा हमारे सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको हम करने जा रहे हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन से। एक मैं करूंगा, एक आप करोगे। चलो चलो सर करते हैं, बिल्कुल। मैंने यहां से एक क्वेश्चन कट कर लिया और मैं यहां ले गया इस क्वेश्चन को, यहां पे लिख दिया। अच्छा, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। ये क्या आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा? सबको क्वेश्चन नजर आ रहा है? स्पीयरमैन। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं स्पीयरमैन रैंक क्वेश्चन। चलो सारे बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे। यहां पे x दिया हुआ है, थोड़ा इसको मोटा पेन लेते हैं। चलो, यहां x दिया हुआ है, ठीक है। x कितना दिया हुआ है? 90, 85, 68, 75 75। उसके बाद है 82, 80, 95 और 70, ठीक है जी। अब आपको देना है यहां पर y कितना लिखा हुआ है? 7, 6, 2, 3, 4, 5, 8, 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने क्वेश्चन करा, अब आपको रैंक देना है। तो देना रैंक ऑफ x, पहले x को रैंक देना है। कैसे रैंक दोगे? जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे 1 रैंक देना, उससे छोटी वैल्यू को 2 रैंक देना, उससे छोटी वैल्यू को 3 रैंक देना, उससे छोटी वैल्यू को 4 रैंक देना। तो यहां पे देखिए x में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? अगर बात की जाए तो 95 सबसे बड़ी है, तो इसको 1 रैंक दे दिया बेटा मैंने। उसके बाद कौन सी वैल्यू है? 90, इसको 2 रैंक दे दिया। उसके बाद कौन सी वैल्यू है? 85, इसको 3 रैंक दे दिया। उसके बाद कौन सी वैल्यू बेटा? 82, इसे 4 रैंक दे दिया। फिर उसके बाद है 80, इसे 5 रैंक दे दिया। फिर उसके बाद आपका कौन है? 75, इसे 6 रैंक दे दिया। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू है? 70, इसे 7 रैंक दे दिया। और 68 को 1 रैंक का रैंक ही जो सबसे बड़ी उसे 1 रैंक दिया, उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3, रैंक x आ गया। अब आएगा रैंक ऑफ y को रैंक दो। y में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 8, इसे 1 रैंक दे दिया। उसके बाद बेटा 7, इसे 2 रैंक दे दिया। फिर इसको 6 को 3, फिर 5 को 4, 4 को 5, 3 को 6, फिर 2 को 7 और 1 को 8। चलो अब आपने रैंक दे दिया, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू को रैंक 1 रैंक 2 दे दिया। अब आपको निकालना है डी होता है डिफरेंस, RX माइनस RY। अब ये मैं बोला सर टाइम लग रहा है, बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, पेपर में तो ये आएगा भी नहीं, जो आएगा बता दो, लेकिन फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। टाइम, अब रैंक निकालो। तो इसमें से ये घटाओ, 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, 8 में 7 गया 1, 6 में 6 गया 0, फिर 4 में 5 गया -1, इसमें घटाओ, 5 में से 4 गया 1, 0 -1। अब आपको करना है डी का स्क्वायर, जो आया उसका स्क्वायर निकालो। 0 का स्क्वायर 0, 0 1 0 1 1 0 1। अब इनको जोड़ लो, जो लास्ट वाला कॉलम है
जोड़ो कितना आ रहा है, 1 2 3 4। क्या यहां तक सबने उतार लिया? आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बिल्कुल मजे में करो। मजे से पढ़ाएंगे भाई साहब, मजे से डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर करके जाएंगे आपके। हाँ जी, सबका आ गया। अब आपका रैंक का फॉर्मूला क्या था? क्या था? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1, ये कॉन्सेप्ट है। 1 ऐसी रहेगा बेटा, 1 तो ऐसी रहेगा, 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर कितना है, 4 है, तो ये 4 लिख दो, यहां पे लिख दिया बेटा। एन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन हो गया 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1। चलो इसको सॉल्व करो मेरे साथ साथ, सब बच्चे इसको सॉल्व करो। क्या आ गया, 1 माइनस, ऊपर आ गया 24, नीचे आ गया 8, और ये 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63 आ गया। चलो सॉल्व करो, तो 24 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 63 माइनस 1, तो 0 पॉइंट ये आ रहा है 0.952 आ रहा है सॉल्व करके। क्या आपका यही आ रहा है सॉल्व करके या नहीं? उतार लो इसको आराम से। एक मैंने किया, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, चिंता मत करो, आपको बिल्कुल कष्ट लेना नहीं है दोस्तों, मजा आने वाला आपको पढ़ने है बस। हाँ, लेकिन वही जो शिद्दत से पढ़ेगा उसे मजा आएगा, जो कहेगा नहीं यार नहीं भाई साहब, अगर कुछ नंबर लेने हैं तो ये क्लास अटेंड कर लो, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, डिटेल में तो कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको यूट्यूब पे। चलो आगे बढ़ो। चलो जी, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस थम्स अप कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर उतार लो आप अच्छे से। तो क्या सभी का डन हो गया है? तो चले आगे। चलो सर आगे चलो, हमारा डन हो चुका है, हमने कर लिया है। अब हमें अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलो, बिल्कुल ले चलते हैं। इसको इरेज कर दो सर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर एक क्वेश्चन और। हाँ हाँ बेटा, एक क्वेश्चन और, चिंता मत करो, आप लोगों के लिए जान भी हाजिर है, बस पढ़ते रहो। पहले आप करोगे ये क्वेश्चन, अब फिर मैं करूंगा, सभी लोग। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन करके दिखाइए, फटाफट से जितने बच्चे हैं सब करके दिखाइए। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, यहां पे x लिख देता हूं और यहां पे y लिख देता हूं। x है 100, 70, 65, 75, 82, 80, 95, 50। y लिखता हूं 7 6 7 6 2 3 4 5 8 1। चलो फटाफट करके दिखाओ इसको। रैंक ऑफ x निकालो, रैंक ऑफ y निकालो, d निकालो, फिर d का स्क्वायर निकालो। चलो फटाफट से बताओ क्या आपका आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। सभी बच्चों का क्या आंसर आ रहा है? देखता हूं कि किस किस ने आंसर कर लिया और क्या आंसर किया है। हाँ जी
आराम से दिए, 2 मिनट दिए भाई, टेंशन ना लो, करो करो, ट्राई, कोई बात नहीं, करो। क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तो हमें मजा नहीं आएगा, और मजा आने के लिए पढ़ना पड़ता है। चलो आंसर्स अभी तक किसी के नहीं आए हैं, देख रहा हूं मैं, किसी के आंसर्स नहीं आए हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसरों का, फिर मैं रैंक देना शुरू करूंगा। इसको 1 रैंक दूंगा, इसको 2 रैंक दूंगा, इसको 3 रैंक दूंगा, इसको 4 रैंक दूंगा, इसको 5 रैंक दूंगा, इसको 6 रैंक दूंगा, इसको 7, इसको 8 रैंक ऑफ वाई में। इसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डिफरेंस निकालो, -1 3 0 -1 -2 0 1 0। इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, ये 9 0 1 4 0 1 0। चलो अब तो कर दो, मैंने इतनी हेल्प कर दी आप लोगों की। सर 0.8096, 0.8096। गणेश भाई का तो कुछ और आ रहा है, आंचल गुप्ता जी का कुछ और आ रहा है, सबके आंसर सेम नहीं आ रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे हो, एक बार चेक करो। ये डी कितना आया, 10 11 15 16, ये 16 आ गया। फॉर्मूला था आर आर का 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर -1, तो 1 - 6 डी स्क्वायर 16 और एन कितने 8, 8 का स्क्वायर -1। ठीक है, चलो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 63 -1 0.809। देखो किसका आंसर आ रहा है, 0.809, 0.809। आंचल गुप्ता का आंसर काफी हद तक सही आ रहा है, मतलब सही है। आंचल गुप्ता जी देखिए किस किस का सही है, क्या आप लोगों की गड़बड़ हुई है? करो ना यार, तो 8 से काटोगे 16, 2 आएगा, ऊपर 12 नीचे आएगा 63, तो 12 डिवाइड बाय 63 करो, यह आ जाएगा 1 - 0.190। बच्चों ने इसको घटाया नहीं मेरे भाई, घटाओगे नहीं 1 में से, तो यह आ जाएगा 0.8095। ये आंसर आ रहा है मेरा तो, और आपका भी यही आना चाहिए बेटा। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। कैलाश गुप्ता जी का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। तो क्या ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रैंक का? मतलब जब सिंगल रैंक दिया हो। सर क्या पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा? नहीं बेटा, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं कराने जा रहा हूं। ये था कॉन्सेप्ट सिखाने वाला क्वेश्चन, आ जाए तो कर देना, टाइम टेकिंग कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में ये नहीं आता। पेपर में कौन से आते हैं वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। अब ध्यान से करिए उन क्वेश्चनों को, ठीक है? चलिए अब पेपर में कौन से क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं कराने जा रहा हूं आपको। ध्यान से कीजिएगा बेटा, हर एक बच्चा ध्यान से। चलो जी, आ जाइए जी। अब आपके सामने आ गए हैं एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप लोगों को लग रहा होगा तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, कोई बात नहीं। अब दिख रहा सही? इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस रैंक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस,
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है सिग्मा डी स्क्वायर गिवन बाय टू जजेस ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट। तो हमारे एन जो है वो 8 है और जो सिग्मा डी स्क्वायर कितना है वो 21 है। एन 8 है और सिग्मा डी स्क्वायर 21 है। आपको वैल्यू ऑफ रैंक को रिलेशन निकालना है। आपको पता है रैंक का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर मतलब कितना है 21 अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस 1। चलो फटाफट से सॉल्व करो कितना आंसर आ रहा है 6 इंटू 21 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 63 माइनस 1.75। तो आंसर आ रहा है 0.75। ऑप्शन नंबर सी मेरा आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी मेरा आ रहा है। आपका भी ऑप्शन सी आ रहा होगा। ऑप्शन सी आ गया आपका बेटा। ऑप्शन सी आ रहा होगा आपका। ठीक है चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। इफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स। कह रहा है कि दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उनके मार्क्स दिए हुए हैं, उनके बीच में जो कोरिलेशन निकला वो निकला 0.6। मतलब ये मेरा आर दे रखा है 0.6, ये मेरा आर दे रखा है 0.6 एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस मतलब समेशन डी स्क्वायर बराबर है 66। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप। उस ग्रुप में कितने विद्यार्थी थे वो निकालो। मतलब एन पाना है, एन की बात कर रहा है कि एन कितना था। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या था 1 माइनस अब ये है इक्वल टू में आर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। तो आर है हमारा 0.6 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 66। अब अपॉन में क्या था एन एन स्क्वायर माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम ऑप्शन से एन पुट करते हैं, ऑप्शन से एन पुट करते और सॉल्व करके चेक करते कि क्या 0.6 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन से एन पुट करते हैं, याद रखना ऑप्शन से एन पुट करते हैं ऑप्शन से। और कौन सा ऑप्शन जिसके अंदर 0 हो सबसे पहले उस ऑप्शन को ट्राई करो। मतलब जिसके अंदर 10 20 इस तरह से कोई नंबर हो सबसे पहले उसको ट्राई करो। तो यहां पे दिख रहा है मुझे ए ऑप्शन जहां पे n 10 लेता हूं। अगर मैं n 10 रखता हूं यहां पे और ये 10 का स्क्वायर माइनस 1 करता हूं, क्या आप इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करके अगर ये 0.6 आ जाता है तो हमारा 10 जो है राइट आंसर है। अगर नहीं आता तो हम अगला ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो चलिए फटाफट से बताइए क्या इसको सॉल्व करके n को 10 रख करके या 0.6 आ रहा है। तो फटाफट सॉल्व कीजिए, करिए जरा बट मेरे साथ साथ। 6 इंटू 66 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 99 माइनस 1। तो 0.6 आ रहा है। हाँ जी ये 0.4 आया है, 0.6 आ रहा है। तो इसका ये ऑप्शन राइट है बेटा। इसका हमारा जो हमने 10 पुट किया है वो ऑप्शन राइट है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बेटा एनर्जी देखो क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि सर थक गए। अरे थक क्यों गए, हमें थकना नहीं है, दुनिया में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और अपनी जंग फतेह करनी है। मुझे पता है कि आप लोग जिस टाइम पढ़ लोगे ना इस टाइम खाने का वक्त होता है। मेरा भी तो बेटा, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, रमजान का टाइम चल रहा है। 4 बजे उठने के बाद अभी तक नहीं सोया, लगातार शाम तक क्लासेस ली, फिर मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, उसके बाद जैसी नमाज पढ़ी मैं आपके पास पढ़ाने आ गया। तो मेहनत तो मैं भी कर रहा हूं, आप भी करनी पड़ेगी ना बेटा। ऐसा नहीं कि सब थक गए शरीर, नहीं।
थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हमें बस पास होना है, मेहनत करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। फॉर ए नंबर ऑफ टाउन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द पीपल एंड लिविंग बिलो द पॉवर्टी। यहां पे हमने एक रिलेशन निकाला है कि एक शहर के अंदर कुछ लोग रहते हैं और उन लोगों की संख्या और उनकी जो गरीबी है उसका हमने एक रिलेशन निकाला है। ठीक है, कितना रिलेशन आया? आर आया 0.05 आ गया। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक अवॉर्डेड, तो सिग्मा डी स्क्वायर आपका है 82.5। फाइंड द नंबर ऑफ टाउन, फटाफट से करके दिखाओ। एन निकालना है, सेम क्वेश्चन है बेटा, एन निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट से। हाँ जी, जितने बच्चे मेरे साथ लगातार लगे हुए हैं, यकीन मानिए भगवान उनको, अल्लाह उनको पास कराने वाला है शिद्दत से, चिंता ना करें वो लोग। हाँ जी बिल्कुल। बताओ एन कितना आया ऑप्शन से? मैंने आपको बताया हुआ फॉर्मूला क्या होता है, आपको अच्छे से पता है। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर माइनस 1। यहां पुट करके देखो ये वैल्यू 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना था 82.50। एन ऑप्शन से पुट करो, मैंने कहा था जिसमें 0 होगा 10 लिखो, 10 का स्क्वायर माइनस 1। चलो सॉल्व करो, क्या ये सॉल्व करके 0.5 आ रहा है? अगर आ रहा है तो यही हमारा आंसर है। कर चुके हैं, आ गया 10, तो इज अ गुड आंसर। चलो जी आगे बढ़ते। और जितने भी एक टाइप के क्वेश्चन है मैंने सारे एक जगह कर दिया। आपके लिए बड़ी मेहनत से बुक बनाई है बेटा, ऐसी बुक मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी इतनी अच्छी, जिसमें आपको प्रैक्टिस का बहुत मौका मिले। चलो जी, आप ना मुझे फटाफट से सारे बच्चे ये वाला 18वां क्वेश्चन करके दिखाओ, 18वां क्वेश्चन करके दिखाओ, 18 क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। 18 करके दिखाओ। हाँ जी बढ़िया से करो करो, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। वार फास्ट ट्रैक बैच है लेकिन नाम के लिए फास्ट ट्रैक है, डिटेल में कॉन्सेप्ट करा रहा हूं मैं आपको। और इतनी प्रैक्टिस कोई नहीं कराता फास्ट ट्रैक में, कहता बस हो गया एक क्वेश्चन है चलो हो गया। नहीं यार, सिखाना है भाई, आपको कुछ नहीं आता, सिखाना है मुझे, तभी तो आपके मार्क्स कमाए थे। अब अगर 50 आए तो 80 लाने, 80 आए तो 100 लाने, उतनी मेहनत करनी है। सारे चैप्टर कराऊंगा, टेंशन मत लो सब। उसमें टीवीएम एमडब्ल्यूएफ में टीवीएम चल रहा है 8:30 बजे। टीवीएम जब खत्म हो जाएगा वहां पे सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सारे चैप्टर आपको कराने फटाफट। यहां पे इसके बाद एपीजीपी शुरू कर दूंगा, मतलब वो चैप्टर जो आप छोड़ के जाते हैं ना वो सारे करा कराऊंगा आपको, और वो वाले भी कराऊंगा जो आपके गुड मार्क्स दिलाएगा, वो सारे कराऊंगा, चिंता मत करो। चलो बताओ कितना आंसर आएगा इसका? मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऐसा कोई विद्यार्थी जिसका आंसर नहीं आया हो तो मैं करा दूंगा। यहां पे n 8 है, n 8 है, n 8 हो गया। और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक कितना है 50, मतलब समेशन डी स्क्वायर 50 है। तो बताओ r निकालो फटाफट, फार्मूला ये वाला 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n n स्क्वायर माइनस 1 लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्या आपका आंसर आ गया सबका? बेटा थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपके सामने आ रही है शॉर्टकट ट्रिक्स आने वाली है, जो एग्जामिनर का चहीता है, जिसको मैं शॉर्टकट ट्रिक से कराने वाला हूं। तो मैंने कहा ना शॉर्टकट ट्रिक, तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है शॉर्टकट ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिए। व्हाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, आपने प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच में कोरिलेशन निकाला। फॉर द लास्ट 6 ईयर कंपनी द डिफरेंस इन रैंक फॉर ए ईयर वाज टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4। आपने 3 टेकन, 3 ले लिया, वाज 3 टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4।
4 की जगह आपने 3 ले लिया, मतलब आपने जो रैंक दे रहे थे वहां 4 लिखना था, आपने 3 लिख दिया, वाज टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4। इंस्टेड मतलब उसकी जगह, 3 की जगह लिख रहा है, वाज टेकन 3, 3 ले लिया, 4 की जगह 3 ले लिया। What is the rectified correlation if now that original correlation, और जो आपने आंसर निकाला वो R था 0.4, अब आपको निकालना था करेक्ट कोरिलेशन, मतलब जो नंबर आपने लिखा वो गलत लिख लिया भाई। इट वाज टेकन रैंक वाज टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4, मतलब 4 रैंक लिखना था, आपने वहां पे 3 रैंक लिख दिया। जब आपने रैंक गलत लिखा तो आपका आंसर भी गड़बड़ हो गया। अब आपको सही कोरिलेशन निकालना है, तो इसके लिए क्या ट्रिक होती है भाई साहब, बताता हूं मैं आपको ये ट्रिक आनी है, 6 रॉन्ग आइटम का स्क्वायर माइनस राइट आइटम का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। जरा इसको सॉल्व करना है बेटा। 6 रॉन्ग आइटम कितना है आपका, रॉन्ग कितना था 3 रॉन्ग है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। n कितने आपके, टोटल n है आपके 6 साल है तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 से 6 बताओ सॉल्व करना कितना रहे फटाफट यार। 9 माइनस 16 डिवाइड बाय कितना 35, 9 माइनस 16 डिवाइड बाय 35, तो ये आ रहा है माइनस का 0.2। क्या आप सबका माइनस 0.2 आ रहा है, कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए, मतलब 6 इंटू रॉन्ग आइटम का स्क्वायर माइनस राइट आइटम का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1, ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक आइटम गलत हो गया, 2 आइटम, तो 2 के 2 घटा देना और 2 के 2 जोड़ देना, लेकिन एक ही आइटम वाला देगा कि 2 आइटम नहीं, कि एक आइटम था रैंक 3, उसकी जगह हमने 4 लिख लिया, तो इसको सॉल्व करके क्या माइनस 0.2 आ रहा है। अब माइनस 0.2 ये जो आ जाएगा, इसको जो आपका पुराना रैंक दिया हुआ, पुराना कितना 0.4, इस 0.4 में ऐड कर दो माइनस 0.2, तो आपका नया वाला सही वाला कोरिलेशन आ जाएगा। तो 0.4 में माइनस 0.2 ऐड करो तो जोड़ो कितना आ गया, 0.2 बचा, क्योंकि बेटा वो प्लस माइनस माइनस, याद करना, याद रखना, जो भी आपका फाइनल आंसर ये आएगा, इस फाइनल आंसर को जो हमारा आर दिया होगा इसमें आप ऐड कर लेना, इसमें आप ऐड कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ रहा है 0.2 आ रहा है। फटाफट करो, एक क्वेश्चन और कराता हूं ऐसी, 19 क्वेश्चन करिए फटाफट, 19 क्वेश्चन करिए, सेम टू सेम ऐसे ही है, फटाफट कीजिए। 19 क्वेश्चन कीजिए। डिटेल में करा रहा हूं, फास्ट एक तो नाम के लिए वह है बेटा, ये डिटेल फुल कवरेज। बताओ बट आंसर बताइए कितना है। देखिए कितना आंसर आया है। Was taken 7 इंस्टेड ऑफ 5, तो 7 ले लिया, तो 7 तो रॉन्ग नंबर हो गया, राइट कितना है 5, तो ये राइट नंबर हो गया, और आर ये रहा और एन ये रहा। चलो फटाफट बता कितना आंसर आ रहा है। चलो अभी भी नहीं निकाला आप लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, फटाफट कोई बात नहीं, करो करो। फटाफट जितने भी दोस्त आप लोगों, सबको दोस्तों में ग्रुप में शेयर कर दो वीडियोस की। बच्चे मैथ्स पढ़ो, मैथ्स में पास होना है तो केवल एक ही नाम, अली सर, अच्छे नंबरों से। चलो आंसर आया,
मैंने क्या कहा था 6 इंटू रॉन्ग आइटम का स्क्वायर माइनस राइट आइटम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करो। 6 इंटू रॉन्ग आइटम कितना है 7 माइनस राइट आइटम 5 का स्क्वायर अपॉन में क्या था एन कितना एन सर एन है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो चलो सॉल्व करते हैं बेटा। 6 इंटू ये कितना आ गया 49 और ये 25 अपॉन में 10 इंटू 99। चलो 49 इंटू 25 सॉरी 49 माइनस 25 इंटू 6 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 99 तो 0.145। ये इसको पुराने वाले में ऐड कर दो। पुराने कितना था 0.8 में, तो 0.8 में प्लस करो 0.145 तो 0.945 मतलब 0.95। दैट्स योर आंसर। आया बेटा समझ में? सर आ गया बढ़िया से। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा बढ़िया। चलो चलो बेटा 2 मेथड कराए लेकिन सॉलिड करा रहा हूं आपको। आज टारगेट है 3 मेथड को खत्म कर देना, फिर केवल काल पियर्सन बचेगा अगले क्लास के लिए और रिग्रेशन इक्वेशन बचेगी। सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूं मैं आपके। चलो जी। When each individual get exactly opposite का होता है परफेक्टली नेगेटिव। परफेक्टली नेगेटिव में R कितना होता है -1। चलो फटाफट ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। 21 क्वेश्चन। ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट देयर आर 10 कॉम्पिटिटर, तो n कितना हो गया 10। रैंक ऑफ दिस कैंडिडेट आर असाइंड बाय 2 जजेस। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस मतलब सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 44। फाइंड द आर। फटाफट आर बताओ मुझे कितना होगा। सर आपको पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। फटाफट पुट करो और बताओ मुझे आंसर क्या है फटाफट। भाई साहब ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं, आपको एकदम परफेक्ट कर रहा हूं। सारे पीवाईक्यू सारे बुक के क्वेश्चन करा रहा हूं। बस चैन की नींद सो जाओ। ये बुक कर ली तो गंगा नहा लिए। वैसे जो बुक मेरी है आपके पास वो भी कर लो, पीवाईक्यू कर लो, वही है सारा कवर अप है। बस इसमें थोड़ा सिस्टमेटिक है कि एक ही टॉपिक के सारे क्वेश्चन एक साथ करके मैंने। एग्जाम में क्या होगा हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन करना, हो गया रिवीजन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। 0.73 इज राइट आंसर। चलो रैंक कोरिलेशन किसके बीच में लाइक करता है सर -1 to 1 के बीच में इंक्लूसिव ऑफ दिस वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू इंक्लूड होती है। मैंने क्या था -1 से बड़ा और 1 के बराबर ये था। तो ये आया था दिसंबर 2016 में। चलो 23 क्वेश्चन दिख रहा है आपको। एक्स दिया हुआ है वाई दिया हुआ है राइट। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला पूछा है डबल रैंक का। डबल रैंक वाला मैंने अभी कराया नहीं है, वैसे फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ है आपको देखो। तो फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, आप उसको फॉर्मूले से आंसर दे सकते हो और उसका आंसर है बी। ठीक है। और वैसे डबल रैंक वाले क्वेश्चन में कराऊंगा, फिलहाल अभी मैंने डबल रैंक नहीं कराया आपको, तो वो तो डबल रैंक वाला क्वेश्चन है राइट। चलिए ओ कहां भाग रहा है। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा। ये अभी अभी आया, ताजा ताजा क्वेश्चन आया है नवंबर 2018। डबल रैंक वाले का डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है, वो अभी मैंने कराया नहीं है इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने लेफ्ट किया है। चलिए 24 क्वेश्चन फटाफट बताओ। 24 क्वेश्चन करके स्पेयरमैन रैंक पोजीशन निकालना है। सिग्मा डी स्क्वायर 30 एन बराबर 10। फॉर्मूला लगाओ क्या था 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 30 अपॉन एन कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1। चलो फटाफट बताओ कितना आएगा।
बेटा मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली तो घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे पास। चलो फटाफट बताओ, क्या आंसर आ रहा है आपका? चलो 0.819, एक बच्चा बोल रहा है 0.819 मतलब 0.82, क्योंकि 0.819 का तो हो गया 0.82। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वही आ गया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। भाई साहब रैंक दो, रैंक। एक्स दिया हुआ, वाई दिया हुआ है, फटाफट रैंक दो। एक्स लिखो, वाई लिखो, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई, डी स्क्वायर। फटाफट देखो, अच्छा ध्यान से समझो फटाफट से। इसका आंसर मैं बिना उसके बता सकता हूं आपको, जो समझो कैसे दिया है। शॉर्टकट ट्रिक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार ये इंक्रीज हो रहा है, पांच के बाद चार, चार के बाद तीन, तीन के बाद दो, ये घट रहा है। लेकिन यहां पर दो के बाद छह ये बढ़ गया। अरे इसने सारा सत्यानाश कर दिया। ऊपर वाला वेरिएबल बढ़ रहा था, नीचे वाला वेरिएबल घट रहा था, तो आंसर -1 आ जाता। लेकिन ये वाला वेरिएबल अचानक से बढ़ गया। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, पहले घटता है फिर बढ़ रहा है, कुछ पता नहीं चलता, तो ऐसे में आर क्या होता है? 0 होता है। आपको ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको एक्स और वाई का डायरेक्शन पता करना था। वैसे तो आप इस तरह से भी निकालोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा माइंड यूज करो, शॉर्टकट ट्रिक यूज करो कि एक्स जो है बढ़ रहा है सेम डायरेक्शन में, एक एक से, वाई घट रहा था एक एक से, लेकिन अचानक यहां पे बढ़ गया। अगर यहां पे लास्ट में 1 होता तो इसका डायरेक्टली आंसर आता -1, लेकिन यहां पे 6 आ गया, अचानक से वैल्यू बढ़ गई, पहले घटा फिर बढ़ गई, मतलब वेरिएबल ने अपना मोमेंट चेंज कर दिया, तब हमें डायरेक्शन नहीं पता चल सकती, इसलिए इसका आंसर है 0। और आपको अगर पता करना है तो आप इस कॉन्सेप्ट से निकाल के 0 चेक कर सकते हो कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो स्पेयरमैन रैंक क्वेश्चन का फॉर्मूला पूछा है, क्या फॉर्मूला होता है? 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर -1, दैट्स योर आंसर। अब डबल रैंक वाला बचा बस क्वेश्चन, अब ये हम कल करेंगे, लेकिन अगला कॉन्सेप्ट अभी करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविजन। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविजन, कोएफिशिएंट। फटाफट 1 मिनट का सांस ले लो, पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविजन। देखो 2 मेथड खत्म कर दिए, तीसरा मेथड कर रहा हूं आज। 2 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 3 क्लास मैक्सिमम। चैप्टर पूरा आपके हवाले, सारे प्रीवियस क्वेश्चन, सारे बुक के क्वेश्चन, फुल डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ साथ 6 नंबर आपकी जेब में। जहां जहां आपने चैनल ज्वाइन कर रखे हैं उन जगह डाल दो कि मैथ्स की क्लास चल रही है अली सर के चैनल पे, सब बच्चे आगे पढ़ सकते हैं, और सर पूरी डिटेल में शिद्दत से पूरा कोर्स करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चे आगे ज्वाइन करें, अच्छा लगेगा मुझे, और भी मोटिवेशन मिलेगा। सब जहां जहां आपने चैनल ज्वाइन कर रखा होगा, जिसका भी, उसमें जाके आप डाल दीजिए कि मैथ्स क्लास पढ़िए, मजा आएगा आपको। ऐसा हो ही सकता है कि मजा ना आए, पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे हम लोग। चलो बस आपका काम यह है कि अली सर को सपोर्ट करना। जितने भी चैनल्स ग्रुप है उसमें आप डाल दीजिए कि अली सर मैथ्स क्लास दे रहे हैं, इस वाले चैनल का लिंक डाल दीजिए, पढ़ लेंगे बेटा मैथ्स, और टाइमिंग डाल दीजिएगा। चलो जी, अब आजिए अगला कॉन्सेप्ट है, क्या थर्ड कॉन्सेप्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविजन। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविजन, ठीक है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविजन। देखो बेटा यहां से थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। ये तीसरा मेथड है कोरिलेशन को मेजर करने का। देखिए इसको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं 2 बातें, थोड़ी सी स्टोरी। आपने देखा होगा 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो
जो 40% लाने के बाद भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे मेरे बेटे ने पास कर लिया, ढोल बजवा देते हैं पूरे मोहल्ले में, सोसाइटी में लड्डू बंटवा देते हैं कि भाई पास हो गया, मेरा बच्चा पास हो गया, पप्पू पास हो गया। लेकिन एक दूसरे तरह के पेरेंट्स होते हैं और दूसरे तरह के बच्चे होते हैं जो 90% लाने के बाद भी कोने में रो रहे होते हैं, मेरे नंबर कम आए, में इतने रह गए, 90 रह गए। पेरेंट्स भी सुना रहे होते हैं, अरे वर्मा जी की बेटी को देख, शर्मा जी की बेटी को देख, तेरे 95 है, उसके 900 आए, 5 नंबर कहां कट गए। पेरेंट्स भी परेशान, बच्चा भी परेशान 90 प्लस लाने के बाद। बस बेटा हम बात करें उन बच्चों की जो 40% लाने के बाद खुश हो जाते हैं। तो कॉन्करेंट डेविएशन रिलेशन ये बताता है कि भाई एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आया, हमें केवल ये पता लगाना है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। बस ये पता लगाओ कितने से इंक्रीज हुआ, कितने से डिक्रीज हुआ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब हम ऐसा रिलेशन पता लगाते हैं, मतलब घर वाले कहते हैं बेटा तू पास हो जा सीए फाउंडेशन में, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तेरे कितने नंबर आए, बस तू पास हो जा। तो बस हमें यहां पे ये रिलेशन पता करना पड़ता है कि एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, बस वो हमें देखना होता है। तो उसके थ्रू अगर हम को रिलेशन निकालते हैं उसे कहते हैं कॉन्करेंट डेविएशन रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहां से थ्योरी का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो ध्यान से। यहां पे कह रहा है ए वेरी सिंपल एंड कैजुअल मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड। ये लाइन, व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड, मतलब जहां पे हमें वैल्यू कितने से बढ़ी या कितने से घटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें चेंज से फर्क पड़ता है, वहां पे होता है कॉन्करेंट कोरिलेशन। ठीक है, ये सबसे क्विकेस्ट मेथड है। अगर मैं बात करूं सबसे क्विकेस्ट मेथड को कहते हैं कॉन्करेंट, सबसे जल्दी इससे आंसर आता है। ठीक है बेटा, याद रखना है ये जो लिखा ना वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड वर्ड आ जाए ना तो समझ लो कॉन्करेंट डेविएशन की बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड वर्ड याद रखना, थ्योरी के क्वेश्चन में पूछता है कि कॉन्करेंट में मैग्नीट्यूड वर्ड आ जाएगा तो बोलो कौन सा कोरिलेशन है, तो आप बोलोगे कॉन्करेंट डेविएशन, कॉन्करेंट डेविएशन। अब इसका एक फॉर्मूला होता है आर सी, मतलब आर मतलब कोरिलेशन, सी फॉर कॉन्करेंट, प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन में m। अब c क्या होता है, m क्या होता है बताता हूं भाई। c का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन इन द प्रोडक्ट ऑफ डिविजन, और m होता है n माइनस 1, मतलब जितने भी नंबर दिए होंगे उसमें से एक कम कर दो तो m होता है, जितने भी नंबर उसमें से एक m कर दो तो एक n कम कर दो तो वो m आ जाता है। तो सारे बच्चे कॉपी में ये फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप लोग बस 15 मिनट की बात हो रही है, फिर आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। और आई एम टू सॉरी टू से आपको आज बहुत पढ़ा दिया है, लेकिन क्या करो दोस्त, पेपर 2 महीने बाद है, 1.5-2 महीने हैं, जल्दी कराना है और आपको सारा कोर्स कराना है, डिटेल में कराना है। अगर मैं फास्ट ट्रैक कराता तो अब तक का चैप्टर खत्म करता, लेकिन बेटा आपको मजा नहीं आता क्योंकि जो बारीकी हम समझ रहे हैं ना वो बेसिक आपके क्लियर नहीं होती, इसलिए मैंने बेटा डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको। चलो आगे, यहां पे क्वेश्चंस आपको नजर आ रहा है, ये ईयर्स, प्राइस और डिमांड, इससे कॉन्करेंट डेविएशन निकालना है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूं और वहां ले जाता हूं। चलो जी, मैं इसको यहां ले जाता हूं, यहां पर कंट्रोल भी, ये बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, छोटा करता हूं इसको। ये कहां चला गया भाई, ये देखो, इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं।
क्या सबको नजर आ रहा है? अब आपको क्या करना है, कॉलम कितने बनाने हैं। देखो पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके छोटे क्वेश्चन आएंगे। एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। यहां पे दिया हुआ है ईयर, तो आप पहले कॉलम में लिखेंगे ईयर। ये कितने दिए? 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। ठीक है। फिर दिया हुआ है प्राइस, प्राइस दिया हुआ है 25, 28, 30, 23, 35, 38, 39 और 42। फिर एक कॉलम छोड़ देना, प्राइस के बाद एक कॉलम छोड़ देना। फिर लिखना क्या, डिमांड। बेटा एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट कराने करा रहा हूं, फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में को मैं कराऊंगा, उसकी चिंता ना करो आप। डिमांड, डिमांड कितना है? 35, 34, 35, 30, 29, 28, 26, 23। ठीक है। अब इसके बाद भी एक कॉलम, और उसके बाद यहां पे आप क्या करना है, देखो बेटा यहां देखोगे चेंज ए और चेंज बी, यहां पे ए इंटू बी। अब यहां पे देखो ध्यान से, ये मैंने आपकी तरफ दिया है नाम। प्राइस 25 है, क्या इससे पहले कोई प्राइस है? इस 25 से पहले क्या कोई और प्राइस है? इस 25 में कोई और प्राइस है, तो इसका कंपेयर हम ऊपर वाले प्राइस से नहीं कर सकते, तो यहां पे कोई साइन नहीं आएगा, नील, कोई चेंज नहीं आएगा। अब 25 के बाद प्राइस कितना हो गया? 28 हो गया। अब चेक करना है 25 के बाद प्राइस 28 हो गया, बताओ कितना बढ़ गया? बढ़ा या सिर्फ ये बताना कि बढ़ा या घटा। 25 से 28 हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो आपको यहां पे प्लस का साइन लगाना है। अब 28 के बाद ये 30 हुआ, प्लस, बढ़ा है तो प्लस, ये घट गया तो माइनस, फिर ये बढ़ गया तो प्लस, फिर ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया। आपने वैल्यू नहीं लिखनी कि कितने से बढ़ा कितने से घटा, केवल आपको ये पता लगाना है इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अब डिमांड में देखो, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो नीला आएगा यहां पे। फिर प्राइस घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गई वैल्यू, फिर घट गई, फिर घट गई, फिर घट गई। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? अब आपने क्या करना है, ये वाले ए की इस वाले बी से इंटू करनी है, मतलब साइन की इंटू करनी है। ये प्लस का साइन है, इस प्लस साइन की माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, तो प्लस इंटू माइनस, मतलब ऐसे करना है, प्लस इंटू माइनस, तो ऑब्वियस बात है माइनस आएगा। यहां पे प्लस है और यहां भी प्लस है, दोनों प्लस की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? प्लस का साइन आएगा। यहां माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? प्लस आएगा। यहां प्लस, यहां माइनस, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। यहां प्लस, यहां माइनस, मल्टीप्लाई करो, माइनस आएगा। यहां प्लस, यहां माइनस, माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, माइनस। अब आपने जितने भी इस कॉलम में ये जो a इंटू बी करके आया, कितने प्लस के साइन है? 1 और 2, जितने भी प्लस के साइन है उनको काउंट कर लो, और उनको काउंट करके आ जाएगा सी मतलब 2। इसका मतलब जितने भी लास्ट कॉलम में प्लस के साइन होते हैं उन सबका टोटल होता है सी, उन सबका टोटल होता है सी, तो C2 आ गया। अब कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? RC इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 2 इंटू सी कितना था? 2 माइनस m कितने साल थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। m क्या होगा? जितने भी साल होंगे उससे एक कम m होगा, तो ये 8 है तो m कितना होगा? 7 डिवाइड बाय 7। अब इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 4 माइनस 7 अपॉन 7। इस प्लस माइनस को भूल जाओ, अभी कितना आ गया? -3/7। अब अंदर का जो साइन माइनस का है वो बाहर ले लो, -3 आ जाए, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस का माइनस साइन बाहर आ गया। अब बचा 3 डिवाइड बाय 7।
3 को 7 से डिवाइड करो, 3 डिवाइडेड बाय 7 और उसका रूट निकाल दो, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 7 ये आ रहा है और उसका रूट आ रहा है 0.65 और बाहर माइनस साइन है तो माइनस। देखो जो साइन अंदर बचेगा वो साइन बाहर आ जाएगा। अगर अंदर प्लस की वैल्यू बचती तो बाहर प्लस में आंसर आता, अगर अंदर माइनस की वैल्यू तो बाहर माइनस की वैल्यू आ गई। तो आपका -0.65 आंसर आ गया। बेटा आपको लग रहा होगा कि बड़ा क्वेश्चन, हाँ मैं भी कहता हूं ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मुझे ये कराना था, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा। अब हम करेंगे बस 4 क्वेश्चन और करने, फिर कॉन्करेंट डिवीजन खत्म हो जाएगा और आपके 3 मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। अगली क्लास में बाकी काम होगा। तो पहले बस केवल 10 मिनट का और टाइम लूंगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। 10 मिनट का कष्ट और झेल लीजिए आप लोग, उतार लीजिए इसको बेटा। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को रिकॉर्डिंग में देखिएगा, YouTube पे पड़ी होगी ये वीडियो, और उसके बाद भी नहीं आती तो हम पक्का जो परसों क्लास लेंगे उसमें इसको दोबारा करा देंगे। घबराना नहीं है, अली सर है ना भाई, ऑल इज वेल। अली सर है तो मैथ में कोई डर नहीं, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अली सर हैं तो डरना ही नहीं मैथ में। बस इतना कहना चाहता हूं कि हर बच्चे को लिंक भेज दो इस मैथमेटिक्स क्लास का, जिससे कि वो ज्वाइन करे और बेनिफिट उठा सके। ज्यादा बच्चों में इसे स्प्रेड कर दो। जो जो चैनल में आपने ज्वाइन कर रखा होगा वहां पे ये लिंक डाल दो कि मैथ्स की क्लासेस चल रही है। बस वार बैच चल रहा है, वार ना फास्टैग नाम के लिए सर डिटेल में पढ़ा रहे हैं और पूरा कंटेंट कराएंगे यहां पे। चलो शिवम भाई समझ में आ रहा है ना, आलोक उपाध्याय समझ में आ रहा है ना बेटा। अगर आप लोग समझ में आ रहा समझ लो, आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, मुझे एनर्जी मिल रही है आपसे, मतलब होता है ना एनर्जी जादू की तरह से, आप मेरे लिए धूप का काम करो, एनर्जी मिल रही है। जितने ज्यादा बालक पढ़ते हैं उतनी हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो बस एनर्जी का टाइम काम है आपका, बस आप एनर्जी बनाए रखो। यकीन मानो मैं आपको, कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप मुझे टाइम दो मैं आपको पास करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलो अब छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, चलो फटाफट से 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, बस यही है। देखो 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन वाज फाउंड टू बी C, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन वाज फाउंड टू बी 4। तो हमारा C हो गया। जो नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन होते हैं इसे C कहते हैं, C4 हो गया। और 10, n कितना हो गया 10, n कितना हो गया 10। अब हमारा पहले फॉर्मूला क्या था सर, रूट में 2c माइनस m, m माइनस सॉरी अपॉन में m, यही था। अब 2 इंटू c कितना है 4 माइनस m कितना है, जितने n होंगे उससे एक कम m होगा। तो अगर n 10 है तो n कितना होगा 10 माइनस 1 9 होगा, तो 9 रख दो अपॉन में 9 और रूट कितना आ गया 8 माइनस 9, तो -1/9 का रूट, माइनस बाहर कर दो, 1 का रूट तो 1 ही होता है और 9 का रूट कितना होता है 3, -1/3 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ये गलत ऑप्शन है डी यहाँ पे, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलो उतार लो। फिर 2 क्वेश्चन और बचे, फिर आपकी छुट्टी। 2 क्वेश्चन बाद आपकी छुट्टी खत्म, 2 क्वेश्चन बाद आपकी कहानी खत्म। चलो आ गया बेटा, चलो डन। कैलाश भाई कह रहे मजा आ गया, थैंक यू भाई, बस आपका प्यार मोहब्बत है। कैलाश भाई बस मजा आया ना तो इस वीडियो को जो जो आप जिस ग्रुप में एडिट हो उसमें जाके लिंक डाल दो कि अली सर के चैनल का मैथ्स पढ़िए, बस इतना काम कीजिए। समझ लो मेरी एक तरह से मान लो गुरु दक्षिणा हो गई या आपकी सपोर्ट प्यार हो गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। जितना ज्यादा बच्चों को मैं पास करा पाऊंगा उतना मेरे को अच्छा लगेगा। द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन P, यहां पे P है मतलब n की वैल्यू P है, ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 1/√, कह रहा है जो मैंने कॉन्करेंट डिवीजन निकाला वो 1/√3 है। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन मतलब C कितना है 6,
फाइंड दी वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला क्या था सर, आर सी बराबर 2c माइनस एम अपॉन में एम का रूट, ठीक है। अब आर सी दिया हुआ है 1/√3, 1/√3 रूट में 2 इंटू सी कितना दिया हुआ है सर, सी 6 है, माइनस एम हमें नहीं पता, किसी को भी एम नहीं पता। अब एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से एम पुट कर लो, मतलब ऑप्शन से पी ले लो, एन तो पी है ना, तो एन तो पी है, तो एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन हो जाएगा, एन पी है तो एम की जगह आएगा पी माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, क्योंकि एन को पी माना है और एम क्या होता है, एन माइनस 1 होता है, तो एम क्या हो गया, पी माइनस 1 हो गया। अब ऐसे में क्या करेंगे, या तो आप ऑप्शन से पुट कर लो एम की वैल्यू, और देखो किससे बकने पर ये वाला आंसर आ रहा है, या फिर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो तो भी आंसर, लेकिन ऑप्शन इज बेटर। मैंने कहा था वो ऑप्शन ट्राई करो जिससे हमारा जीरो जिसमें पहले हो, तो यहां पे मैं ए ऑप्शन ट्राई करता हूं, मतलब मैं एन को 10 लेता हूं, एन को अगर मैं 10 लूंगा तो एम क्या होगा, 10 माइनस 1 9 होगा। अब यहां पे पी की जगह 9 रख के देखो, पी की जगह 9 नहीं, ये पी की जगह 10, एन को पी माना है तो पी के 10 होगा, तो कहता 2 6 12 माइनस 10 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना, ये p माइनस 1 था तो 10 माइनस 1, चलो वैल्यू रख के देखो और सॉल्व। देखो बेटा इन्होंने ना n को p माना है, तो m क्या हो जाएगा, p माइनस 1 हो जाएगा ना बेटा, तो m की जगह मैंने p माइनस 1 पुट किया, और फॉर्मूला क्या था आपका 2c माइनस m अपॉन में m, ठीक है। तो इस m की जगह मैंने क्या पुट किया, p माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो बेटा सारे बच्चे, सॉल्व करने के बाद अगर ये 1/√3 आता है तो ये हमारा ऑप्शन सही है, वरना हम और कोई ऑप्शन ट्राई करेंगे। फटाफट करो, इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है, बस, और इसके बाद खत्म। यही क्वेश्चन लास्ट है, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन सेम ही है, तो वो तो आप खुद कर लोगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। एक क्वेश्चन तो कर सकते हो कुछ। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो जब खत्म हो जाए यूट्यूब पे जाके कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके लाइक और कमेंट का इंतजार रहता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे अंदर और मोटिवेशन आता है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद।